आप बात करके यार, ये गलत कर रहे हैं ना। रियायत कर रहा हूँ मैं इनकी यार, ये कोई बात है? यूपी एटीएस और एनआईए के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम ने आज ओखला के शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी के रेजिडेंस पर, उनके घर पर और उस समय 4 अलग अलग मकामात पर छापामारी की है। एक प्रेस रिलीज़ यूपी एटीएस की तरफ से आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, जिसको जारी किया गया और उसमें खुले तौर पर लिखा है कि मौलाना कलीम के घर से कुछ दस्तावेज़ मिले हैं, डेस्कटॉप मिले हैं, टैबलेट मिले हैं और कुछ रजिस्टर वगैरह लेकर के जो कि कब्ज़े में लिया गया और लगभग 2 से ढाई घंटे तक शाहीन बाग के उसी जगह पर जहां मौलाना का घर है और वहीं पर मदरसा भी चलता है, वहां आज छापामारी की। अदालत के हुक्म के बाद में इस छापामारी को अंजाम दिया गया। आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि 22 सितंबर 2021 को मौलाना की गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद 23 सितंबर को स्पेशल एटीएस कोर्ट में उनको पेश किया गया था, जिसके बाद 10 दिन की रिमांड पर भेजा था। रिमांड का टाइम ख़त्म हो गया, लिहाजा उनको आज फिर से स्पेशल एटीएस जज के सामने पेश किया जाना था। जज साहब छुट्टी पर थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया और अब अगली तारीख जो है 16 अक्टूबर 2021 दे दी गई है। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 20 जून 2021 से लेकर के अब तक, यानी मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई, मुफ्ती जहांगीर की गिरफ्तारी हुई और उस वक्त से लेकर के अब तक मौलाना कलीम सिद्दीकी से बाकी और दीगर तमाम लोग, टोटल 15 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जो कि इस यूपी एटीएस के प्रेस रिलीज़ में आज हमको भेजा गया है। खुले तौर पर जो इसमें लिखा है वो यही है, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई थी 20 जून 2021 को, उसी की कड़ी में जोड़ते हुए, जिसमें आईपीसी की धारा 417/153A, 153B, 295A, 298, 120B, 121A, 123 के अलावा 3, 5, 8 और इसी एफआईआर में जो कि सितंबर 2021 की है 3/5/8 दर्ज की गई थी और उसी कड़ी में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी जो सिलसिला मौलाना उमर गौतम से शुरू हुआ था, मुफ्ती जहांगीर से शुरू हुआ था, वो अब आकर के मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना इदरीस तक भी नहीं थमा है और इसमें आतिफ, सलीम और दीगर लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर जो कि शाहीन बाग के F ब्लॉक में है, जहां से ये बताया गया है कि डेस्कटॉप, टैबलेट और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। उनके अलावा जो अब्दुल रहमान को भी गिरफ़्तार किया गया, इसमें शाहीन बाग के C ब्लॉक से उनके रेजिडेंस पर, उनके रिहाइश गाह पर भी छापामारी की गई। ग्लोबल पीस सेंटर के ऑफिस और साथ ही साथ वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस, दोनों ही ये भी शाहीन बाग में ही हैं। वहाँ भी एनआईए के साथ यूपी एटीएस ने मिलकर के दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, शाहीन बाग पुलिस की मौजूदगी में छापामारी की और अदालत के आदेश के बाद वहाँ से जो भी दस्तावेज़ और जो सामान मिलना था उसको अपने कब्ज़े में करके लेके गए हैं। इस सिलसिले में हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी के जो काउंसिल हैं, उनके वकील अबू बकर सब्बाक, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो दिल्ली में नहीं हैं, बहरहाल जो भी इत्तला उनके ज़रिए हमें मिल सकी है, उन्होंने यही बताया है कि अगली तारीख़ सुनवाई की 16 अक्टूबर 2021 रखी गई है। स्पेशल एटीएस जज की आज छुट्टी थी जो इस केस को देख रहे हैं। अगर छुट्टी नहीं होती तो इस पर आगे की कार्रवाई या जो भी कुछ सुनवाई के दौरान बात सामने आती या कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होती वो बताती जाती। उसके अलावा उन्होंने ये बताया है मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो रिमांड है वो 4 अक्टूबर को ख़त्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही यानी 1 अक्टूबर को उनको भेज दिया गया था जेल में और अभी भी 16 तारीख तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, फ़िलहाल रिमांड पर नहीं है। मिलाकर के अभी जांच चल रही है, यही वकीलों का भी कहना है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पर आज जिस वक्त यूपी एटीएस और एनआईए की टीम पहुंची थी, उस वक्त में ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह को इत्तला मिली और वो वहां पर पहुंचे। अमानतुल्लाह के पास चलते हैं और पूछते हैं आज की जो सुबह कार्रवाई की गई थी उसको लेकर के। चलते हैं सीधे अमानत के पास।
आप बात करके देखो यार, ये गलत कर रहे हैं ना। अब रियायत कर रहा हूँ मैं इनकी यार, ये कोई बात है? आप बात करके देखो यार, ये गलत कर रहे हैं ना। अब रियायत कर रहा हूँ मैं इनकी यार, ये कोई बात है? ओखला के शाहीन बाग में आज मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे और उनके वहीं रिहाइश गाह पर एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस साथ पहुंची। दिल्ली पुलिस के शाहीन बाग का स्टाफ साथ में था और क्या कुछ वहां पर हुआ वो तस्वीरें हमारे पास भी पहुंची हैं। इस मामले को सुनते ही ओखला के विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे। क्या कुछ वहां पर देखा, पुलिस क्या लेकर के गई, एटीएस को क्या मिला मौलाना के मदरसे से, मैं अमानतुल्लाह से ही पूछ लेता हूँ। देखिए, सुबह मैं जनता दरबार में अपने बैठा हुआ था, लोगों से मिल रहा था, तभी मुझे एक टेलीफ़ोन आया कि भाई शाहीन बाग में शाहीन मस्जिद के पास किसी मदरसे में दिल्ली पुलिस के साथ में, यानी कि शाहीन बाग पुलिस के साथ में एटीएस के लोग आए हुए हैं। तभी मैं वहाँ से गया और जब जाके मैंने वहाँ देखा तो मैंने वहाँ पाया कि पुलिस ने मुझसे बताया, शाहीन बाग एसएचओ थे, एसीपी थे, कि भाई ये सर्च के लिए कोर्ट के ऑर्डर पर आए हुए हैं। जो मौलाना कलीम सिद्दीकी का ये मदरसा है और उन्हीं का ये घर है। तो एटीएस के लोग थे और दिल्ली पुलिस के लोग थे और डीएम की तरफ से, जो हमारा साउथ ईस्ट के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनकी तरफ से 8 लोग थे जो उसमें थे। तो मैंने यही उनसे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले गए और मैंने उनसे यही बात की कि भाई क्यों आप बिला वजह आप हैरेस कर रहे हो और इससे इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है। और अगर आप आए हो, अगर सर्च करने आए हो, कोर्ट के ऑर्डर पर आए हो, तो इतना सारा तामझाम, इतनी सारी पुलिस, इतने सारे लोग, फोर्स को लाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से इलाके का माहौल बिगड़ रहा था। और मैंने वहाँ जाके, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं वहाँ विधायक हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर इलाके में इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ मुझे जाना चाहिए और मैं उसी के ज़रिए वहाँ नियत से पहुँचा। और मैंने उनसे कहा भी कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी है देखना। कुछ ऐसी बात हुई जिससे मेरी वहाँ कहा सुनी हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम कोर्ट के आदेश से आए हुए हैं, हमारी देखरेख में हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से एटीएस का रवैया रहा है, बेकसूर लोगों को फंसाना, जिस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी को बेकसूर होते हुए एटीएस ने और यूपी सरकार ने फंसाया, तो उस बात पर मुझे गुस्सा था। तब हमारी वहाँ एसीपी थे, एसएचओ थे और वहाँ डीएम के लोग थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा, जो चीज़ यहाँ मिलेगी वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। और वहाँ से उन्होंने बताया कि एक लैपटॉप वहाँ जो बच्चे, जिसमें उनके बच्चे खेलते हैं, वो लैपटॉप वो लेकर गए हैं और जिसकी रिसीविंग जो है वहाँ एसएचओ ने खुद से अपने साइन से उनके घर वालों को दी है। उनके मदरसे का रजिस्टर जिसमें उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एंट्री उसमें वो करते हैं, उनकी अटेंडेंस वो लेते हैं, वो रजिस्टर वगैरह थे वो लेकर गए हैं। बाकी वहाँ पर ऐसी कोई चीज़, किसी किस्म का ऐसा कोई ना डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिला है और ना कोई चीज़ थी। और वो जब सब जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को कि इलेक्शन के चलते उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो जो है ट्रैप किया गया, ताकि धर्म की बुनियाद पर योगी सरकार जो है दोबारा से वजूद में आ सके। और ये तो चल रहा है कि धर्म की बुनियाद पर, कि अगर इस मुल्क के अंदर फ़ैसले धर्म की बुनियाद पर होने लगे कि एक मज़हब के लोगों पर ज़्यादती हो, मुसलमानों पर ज़्यादती हो, लिंचिंग हो, उनके उलमाओं को परेशान किया जाए और उस बुनियाद पर हिंदू भाइयों का वोट इकट्ठा करने की बीजेपी इस वक्त कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। और इसमें ये इंशाअल्लाह इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। इस मरतबा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कंडीशन में इनकी सरकार नहीं बनेगी। और इसी वजह से आज ये देखना आप फंसते चले जा रहे हैं, एक से एक गलतियां ये करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का अजाब इन पर पूरी तरह से पड़ रहा है। और जो बेकसूरों की, बेगुनाहों की जो आवाज़ बन कर के अल्लाह के पास जा रही है, वो इनको उस आवाज़ की वजह से, उनकी उस तकलीफ़ की वजह से, उनकी परेशानियों की वजह से ये अजाब में मुसल्लत होते चले जा रहे हैं। तो बेकसूर 2-3 बार कह चुके हैं, लेकिन अदालत से तो अभी जस्टिफाई हुआ नहीं कि बेकसूर है मौलाना कलीम सिद्दीकी। और धर्मांतरण को लेकर जब सरकार ने ही पूरे पोटे टेक दिया, आपने कैसे पहले से सर्टिफिकेट दे दिया भाई हमारे का कि वो बेकसूर हो गए? आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 25 में हमारे यहाँ धर्म, अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने की इजाज़त है और कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हक है। तो आज ये गैर कानूनी कहाँ से हो गया? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा। और ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ने
इसकी इजाज़त दी है कि कोई भी आदमी अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, उसकी अच्छाइयाँ बता सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, और कोई भी आदमी उस तबलीग को सुन करके किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये तो जब इजाज़त दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये बेकसूर कैसे नहीं है और ये कसूरवार कैसे हैं? अभी तक इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी पर FIR तक नहीं की है। जो मौलाना उमर गौतम की FIR है उसी पर इन्होंने अरेस्ट किया है। तो ये तो सिर्फ हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए सब किया जा रहा है, और ये सब लोग जानते हैं, अवाम जानती है, और इसका बदला इनको ज़रूर देगी। ओखला के शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पर UP-ATS और NIA की आज जो रेड हुई है उसको लेकर के इस वक्त हम बात करने के लिए सीधे चलते हैं महमूद पराचा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पास, और जानते हैं उनसे आज की रेड के हवाले से क्या कुछ सामने आ सकी है बात। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी मुझे एक प्रेस नोट प्राप्त हुआ है, अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो देखने की ये है कि ये उत्तर प्रदेश ATS ने जून 20, 2021 को धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। जब इनके हिसाब से जो ये झूठी कहानी गढ़ रहे हैं, और मुझे कोई शक और शुबा नहीं है इस बारे में कि ये 100% नहीं, अगर 100% से भी ऊपर कोई पैमाना हो तो ये उतना बड़ा झूठ है। ये सारी कार्रवाई मैं बहुत बार उस पर बता चुका हूँ, आज नहीं जाऊँगा। आज मैं सिर्फ टेक्निकल बातें करना चाहता हूँ कुछ। तो अगर इन्होंने ये गिरोह को संचालित करने वाले यानी कि सरगना लोगों को ही पकड़ लिया था, तो आज क्या हो गया? आज सितंबर चल रही है, अक्टूबर, कितने महीने हो गए? कोई 5 महीने हो चुके हैं आज। 5 महीने बाद इनको ज़रूरत पड़ रही है रेड करके दस्तावेज कलेक्ट करने की, और बगैर इस प्रेस नोट में तो ये नहीं लिखा कि इन्होंने इन सभी जो एड्रेसेस हैं उसके लिए किस प्रकार के वारंट्स लिए थे। इसमें कोई इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसमें लिखा है कि अदालत के आदेश के बाद में शाहीन बाग में जो मौलाना कलीम सिद्दीकी का घर है और उसके अलावा 4 ठिकाने वहाँ पर छापामारी तो तलाशी ली गई लिखा है। तो हर एक जो वारंट होता है उसमें ये चीज़ें साफ लिखी होती हैं कि किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप ये वारंट बनवा के ले जा रहे हैं और किस बिना पे ये वारंट इशू करा रहे हैं। तो किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये वारंट मिला था उसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। ये जो इस प्रकार के वारंट लेके एक अंधेरे में तीर चलाने की जो बात है, तो इसमें कई डेस्कटॉप, टैबलेट व महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इनका दावा है महत्वपूर्ण दस्तावेज किस चीज़ से कनेक्टेड में प्राप्त हुए हैं, क्या हैं वो कुछ नहीं बता रहे। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आज 5 महीने को होने को आ गए हैं, तो ये 5 महीने तक की एक्सरसाइज क्या चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो UP-ATS जो है वो इतनी नाकारा है कि 5 महीने लग जाते हैं, चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है। ये इतने नाकारा हैं कि इनसे इन 5 महीनों में इन्वेस्टिगेशन ही समाप्त नहीं की जा रही, और अभी भी ये दस्तावेज तलाशते फिर रहे हैं। ये कौन सा ऐसा, मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी आज अरेस्ट हुए मेरे ख्याल से 15 दिन होने को आए, तो 15 दिन में इन्हें अब पता लगा ये कि यहाँ जाना है इन्हें। वो तो पहले दिन की पुलिस रिमांड में ही पता लग जाता है ना। मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, के जाग जाएं। ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। मुसलमानों की नफरत पैदा करना इनका सबसे बड़ा हथियार है, और SC, ST, OBC को जबरन पुलिस के द्वारा दबाने का। आप किस तरह से इसको देखते हैं, जिस तरह आज ATS ने NIA के साथ मिलकर के रेड की शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी के यहाँ, और उनके साथ साथ 4 और ठिकानों पर? नहीं, NIA के साथ नहीं, लोकल पुलिस के साथ मिलके की है। लोकल पुलिस भी थी, NIA भी थी, और ATS तो था ही था। NIA का खैर, NIA का खैर मुझे मालूम नहीं है, अगर होगी तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। देखिए, एक प्रकार से जो गैंगस्टर्स होते हैं ना, वो दहशत का माहौल बना के लोगों को दबा के रखते हैं, लोगों की जायज़ आवाज़ को। ये मुझे उसी प्रकार की कार्रवाई लग रही है। लोगों से उनके अधिकार छीनने हैं, वो दहशत का माहौल फैला के ही गैंगस्टर्स करते हैं। तो मौलाना और मुसलमान तो एक बहाना है, मुद्दों को दबाना है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और तमाम दर्शकों को भी मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कह रहे हैं कि मौलाना तो एक बहाना है, दरअसल मुद्दों को दबाना है। अब दबाना है, छिपाना है, या फिर दुनिया को अब क्या दिखाना है?
वही देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के जबरन धर्म परिवर्तन मामले को लेकर के अब तक जो 15 गिरफ्तारियां हुई हैं, उमर गौतम से लेकर के मौलाना कलीम सिद्दीकी तक, और जो कुछ प्रेस रिलीज़ हमको मिल रही है यूपी एटीएस की तरफ से या फिर यूपी पुलिस की तरफ से, अगर उसको भी देखा जाए और साथ ही साथ जांच जो चल रही है इस मामले को लेकर के कि क्या वाकई जबरन धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण कराने को लेकर के मौलाना उमर गौतम से लेकर कलीम सिद्दीकी तक किस किस तरह की इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं या क्या किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, ये तमाम चीज़ें अब जांच का ही विषय है। और फिर 16 तारीख को जब कोर्ट से अब अगली तारीख मिली है, उसमें क्या प्रोसीडिंग रह पाती है तभी पता चल सकेगा। इसके बीच में अगर कोई और गिरफ्तारी होती है या कुछ और नाम सामने आते हैं तो यकीनी तौर पर यूपी पुलिस, एटीएस या फिर एनआईए निश्चित तौर पर बताएगी प्रेस को, आपके साथ वो भी ज़रूर साझा किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।